नेताजी के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी संसदीय सीट और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन रामपुर उपचुनाव पर अभी एक पेंच फंस गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आजम की याचिका पर सेशन कोर्ट को फाइनल फैसला देने का आदेश दिया। यानी रामपुर उपचुनाव होगा या नहीं, ये कल के बाद तय होगा। इस बीच मैनपुरी और खतौली सीट पर घमासान मचा है। विधानसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव भी अखिलेश और जयंत साथ साथ ही लड़ने वाले हैं। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी तो खतौली विधानसभा से जयंत चौधरी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे। रामपुर में आजम खां की सदस्यता पर अभी कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन सभी पार्टियों की तैयारी पूरी है। बीजेपी का दावा है कि उपचुनाव की सभी सीटों पर इस बार कमल खिलेगा। आजमगढ़ और रामपुर की तरह ही मैनपुरी उपचुनाव भी बीजेपी के ही खाते में जाएगा। वहीं अभी अखिलेश के साथ रहे ओपी राजभर अब मैनपुरी और खतौली के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। यानी कि उपचुनाव का जंग इस वक्त चरम पर है और इसी मुद्दे पर हम आज करेंगे महाबहस। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। एसपी आरएलडी के गढ़ में उपचुनाव का महासंग्राम। अब गढ़ किसी का नहीं है जी, गढ़ अब भाजपा के हैं और निश्चित रूप से ये प्रदेश की जनता आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में इस संदेश निश्चित रूप से देगी। दांव पर अखिलेश जयंत की साख। आजमगढ़ भी हम जीत कर आ गए हैं, रामपुर भी हम जीत कर आ गए हैं, जो कि गढ़ माना जाता था कि रामपुर तो आजम खान का गढ़ है, तो आजम खान का गढ़ और आजमगढ़ दोनों भारतीय जनता पार्टी जीती। यहाँ बड़े लीड से अभी गोला गोकरणनाथ में जीती, तो कुल मिलाकर ये लड़ाई में भी नहीं आ सकते, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी का डर ही नहीं इकट्ठा रखे हुए। मैनपुरी की विरासत बचा पाएंगे अखिलेश? विरासत तो आजमगढ़ चली गई, विरासत रामपुर चली गई, विरासत तमाम जगह चली जा रही है। पूरे देश की सत्ता विरासत की थी, चली गई। अब यहाँ की जनता चाहेगी तो चली जाएगी। अगर चुनाव निष्पक्षता से हो और प्रशासनिक दुरुपयोग को बंद किया जाए तो मैनपुरी और रामपुर दोनों चुनाव को बम्पर वोटों से समाजवादी पार्टी जीतेगी। कि उस सीट पर जो भी कैंडिडेट आएगा वो सब लोग उसमें अंदर अपने नेताजी का स्वरूप देकर के उसे वोट करेंगे। वहाँ कोई चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएगा। खतौली में दांव पर जयंत की चौधराहट। सपा की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं हैं और कानपुर से लेकर के और इटावा तक तो वैसे आफत थी, सड़क पे निकलना आफत था। तो आप जान ही रहे हो, तो इज्जत आबरू जिनको बचाना है वो भाजपा में ही है। आजम के गढ़ रामपुर में उपचुनाव पर पेंच। हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा उसका भी सम्मान करना हमारी परंपरा रही है, हम उसका सम्मान करेंगे। जहां तक उपचुनाव की बात है तो पीछे भी हम जीतते रहे हैं और आगे भी जीतेंगे। कांग्रेस के पास उपचुनाव के लिए नहीं है समय। हमारे सामने उपचुनाव का समय नहीं है, और भी चुनाव है। हमारे पास तमाम और काम है, संगठन का काम है। अगर हम उपचुनाव लड़ते भी हैं तो हमारे महीने भर का सारा अमला वहां लग जाएगा। बीजेपी की तैयारी विरोधियों पर पड़ेगी भारी। तो सभी पार्टियों की क्या तैयारी है ये हमने आपको दिखाया इस रिपोर्ट के जरिए। 8 दिसंबर को जब गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, उसी दिन इन 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे यूपी में आएंगे। जाहिर सी बात है, सरकार बनाने के लिए ये उपचुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन तीनों ही सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। और सबसे ज्यादा मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर सबकी निगाह टिकी हुई है। इस वक्त हमारे जो मेहमान है, सबसे पहले रूबरू करा देते हैं आपको। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सूर्या मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र शर्मा, नेता आरएलडी, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शशांक वाजपेयी, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनसे भी जानेंगे क्योंकि आजम का मामला एक पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़ेंगे, बीजेपी की ओर से वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन शुरुआत मैं आज शशांक वाजपेयी से ही करना चाहूंगी। शशांक वाजपेयी जी, जो रामपुर विधानसभा उपचुनाव, इसे लेकर पहुंचे आजम खां सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है और अब कल सेशन अदालत को फैसला सुनाता है, क्या कोई पेंच फंसता हुआ आपको दिख रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग ने गजेटेड नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया।
देखिए, ये जो ऑर्डर था, मैंने दोनों ऑर्डरों को बड़ी गंभीरता से पढ़ा। 7 तारीख को ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी माननीय जस्टिस DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली के सामने। उसके बाद ये दोबारा पिटीशन जब लिस्ट हुई तो उन्होंने उसको डायरेक्शंस दिए कि ये पिटीशन 9 तारीख को हमारे सामने लगाई जाए। पी चिदम्बरम ने इसको मेंशन किया था पिटीशन को, और ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। तो ऑर्डर की कॉपी में उन्होंने लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पेज नंबर 3 पे बिंदु नंबर 5 में 1, 2, 3 पॉइंट में कहा, सिर्फ इतना कहा, ये पिटीशन 15 तारीख को जिला जज को सुननी थी, उसको 15 तारीख की जगह हम प्रीपोनमेंट के लिए कह रहे हैं 10 तारीख को पिटीशन को सुन ले। 10 तारीख को सुनने के बाद 10 तारीख को डिसाइड कर दें, और 10 तारीख को जो भी ऑर्डर हो वो रजिस्ट्रार के माध्यम से उसको रामपुर रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट कर दें, जिससे 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन उस पर डिसीजन ले सके। इससे ज्यादा ना, और इसके साथ पिटीशन को डिस्पोज कर दिया गया है। अगर हम आज की स्थिति को समझते हैं तो कल ये जो इनकी एप्लीकेशन फॉर स्टे और उसके बाद कन्विक्शन के स्टे के लिए एप्लीकेशन लगी हुई है जिला न्यायालय रामपुर में, उसको मान लीजिए जिला न्यायमूर्ति सुनेंगे, और न्यायमूर्ति सुनने के बाद जो भी उसका निर्णय होगा वो कल ही उसमें डिसीजन दे देंगे। उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन आगे कार्रवाई करेगा। क्या निर्णय होगा, क्या निर्णय नहीं होगा, या कल की बहस के बाद ही निर्णय पोजीशन में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का पर्सपेक्टिव बिल्कुल साफ है। ठीक है, तो कल के बाद ही तय हो पाएगा कि रामपुर विधानसभा उपचुनाव, इस पर किस तरह का फैसला हो सकता है। आजम और रामपुर, इन दोनों का ही सियासी भविष्य किस तरह का होगा। अनुराग भदौरिया जी, आपके पास आती हूं, क्या तैयारी है, क्या गढ़ बच पाएगा? बीजेपी तो कह रही है अब कोई गढ़ नहीं है, कोई विरासत नहीं है। बीजेपी आपके साथ विधानसभा चुनाव लड़ने वाली SBSP यानी कि ओम प्रकाश राजभर, वो भी यही कह रहे हैं। क्या तैयारी है? क्या नेताजी के नाम पर ही वोट लेंगे या कोई तैयारी भी? देखिए, कौन क्या कहता है इसकी समाजवादी लोग कब परवाह करते हैं, कुछ लोग तो बोलते ही रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से आदरणीय आजम खान साहब का 27 अक्टूबर को उनके ऊपर कोर्ट फैसला देता है, उनको दोषी मानता है, और 28 अक्टूबर को इनके जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं वो 27 अक्टूबर रात भर घूमते रहते हैं। मुझे लगता है वो सो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको जल्दी से सदस्यता रद्द करनी है, परेशान है, जल्दी करो, क्योंकि जल्दी करके सुबह उसको रद्द कर देते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, महोदय जी, आप इतने ही एक्टिव रहते हैं, पूरा जोश और सोच में रहते हैं तुरंत सदस्यता रद्द करने में, तो मुकेश सहनी को तो 11 अक्टूबर को सजा हो गई थी, उनको तो उनके लिए फिर इतना टाइम क्यों लिया था? ये मैंने नहीं कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा। जो हम कह रहे थे वही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इनको फटकार लगाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सर्वोच्च न्यायालय के फटकार का असर होता कहां है? और इनसे अगर पूछो तो हर बात में कहते हैं कोर्ट चले जाओ, तो फिर सरकार किस लिए? जब सब फैसला कोर्ट को ही करना है तो इसके मतलब सरकार तानाशाही चला रही है। सरकार खुद मानती है इस बात को कि वो चाहती है कि वो फैसले तो खुद लेती नहीं है, वो हर चीज को फैसले कोर्ट के माध्यम से चली जाती है। कोर्ट में फैसला करो तो फिर पुलिस प्रशासन क्यों है, ये यहाँ पे ये जो सारे सिस्टम बने क्यों है भाई? इसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें आपकी सही है। जहां तक कि आप बात बता रहे हो, सुन लीजिए, और जहां तक कि आप बता रहे हो चुनाव की, ये सच है कि इस बार आने वाले चुनाव में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लताड़ लगाई है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो इस लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा, उपचुनाव, जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को लताड़ बुरी तरह से लगाएगी और समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी। भारतीय जनता पार्टी जमानत बचा ले तो बड़ी चीज है। लेकिन परचम कैसे लहराएंगे अनुराग जी? एक तरफ विरासत है, पिताजी की विरासत है, नेताजी की विरासत है, और दूसरी तरफ चाचा वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक बड़ी जिम्मेदारी मिले। नहीं मिलेगी तो वो ताल ठोकने को तैयार हैं। SBSP ने पहले ही जो आपके साथ थे वो भी अलग से ताल ठोक रहे हैं, तो एक रणनीति तो बनानी होगी ना। तो क्या रणनीति है? सवाल तो यही था मेरा। आपको अगर मेरी रणनीति भी होगी तो मैं आपको बता दूंगा क्या? ये पहले तो बता दीजिए आप। आपका जब रिजल्ट आएगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी और बीजेपी की जब जमानत जब्त होगी, तब हम बैठ के चर्चा करेंगे 8 बजे की डिबेट महाबहस में कि रणनीति कैसे धोबी पछाड़ मारा जाता है। तब हम आपका चरखा दाव क्या होता है तब पता चल जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि चरखा दाव का, धोबी पछाड़ का कैंडिडेट का नाम फाइनल हो गया? अरे भारतीय जनता, देखिए फिर वही बात, आप उस पर आ गए। मैंने कहा आप इंतजार कीजिए, जनता इंतजार कर रही है मैनपुरी की। मैनपुरी की जनता जैसे ही आप सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत से जीतेगी। धन्यवाद सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद मेनका जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, अभी मैं सुन रहा था अनुराग भाई को, वो कह रहे थे धोबी पछाड़ मारेगी जनता। बिल्कुल, धोबी पछाड़ तो लगातार लग रहा है। अब वही बात है कि समझने का फेर है कि लगातार उत्तर प्रदेश की और देश की जनता विपक्ष को धोबी पछाड़ लगा रही है, समाजवादी पार्टी को लगातार धोबी पछाड़ लग रहे हैं। इनके सारे गढ़ ध्वस्त हो गए हैं। अब कोई गढ़ नहीं बचा है, कोई विरासत नहीं बची है, अब केवल जनता का राज है। लेकिन ये चीज अभी समझ नहीं पा रहे हैं।
अभी देखिए किस प्रकार से कह रहे थे जमानत जब्त होगी। अरे भाई जमानत किसकी जब्त हो रही है ये आपको भली भांति पता है। आपका खुद का चेहरा बता रहा है कि आपकी स्थिति क्या है। आप कैंडिडेट तो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। पिछले आपका आजमगढ़ के चुनाव में अखिलेश भैया चुनाव प्रचार करने नहीं गए, भौजी चुनाव प्रचार करने नहीं गई। जिस सीट से अखिलेश भैया चुनाव लड़े उनको पता था कि उनकी स्थिति क्या है। और आज भी मैं साफ शब्दों में कहूं, सूर्य जी पता है। एक सवाल है सूर्य जी, आजमगढ़ हो या रामपुर हो, क्या मैनपुरी से उसकी तुलना कर सकते हैं? मैनपुरी यहां पर एक सिंपैथी वोट भी होगा। मैनपुरी 1996 से मुलायम सिंह यादव यहां से जीतते रहे हैं और उपचुनाव में भी यादव परिवार का ही कोई शख्स जीतता रहा है। और ऐसे में क्या मैनपुरी की तुलना आजमगढ़ या रामपुर से कर सकते हैं? देखिए मेनका जी, मैनपुरी की देवतुल्य जनता समझ चुकी है कि डबल इंजन की सरकार ही विकास कर सकती है। आपने कहा कि क्या ये मिथ टूटेगा, तो उत्तर प्रदेश की जनता अब मिथ तोड़ने के लिए तैयार है। चाहे वो 35 साल के बाद दोबारा से सरकार रिपीट करने की बात हो, चाहे जातिगत और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र और विकास के लिए वोट देने की बात हो। आप देखिए किस प्रकार से 2019 के अंदर और उससे पहले 2017 में किस प्रकार से पूरा विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ रहा था। इस बार भी वही हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या किया? इनकी जमानतें जब्त करा दी, इनको घरों में बैठा दिया, इनके गुंडे राज को बिल्कुल शांत कर दिया। और अभी ये कह रहे थे ना कि बात बात पे कोर्ट चले जाते हैं, बात बात में कोर्ट चले जाओ। अरे भैया एक बात बताओ, जब बुलडोजर चलता है तो आप कोर्ट कोर्ट चिल्लाते हो कि भैया कोर्ट की बात करो, कोर्ट की बात करो, और जब आपको कहा जाए कि कोर्ट चले जाओ तो आप बुलडोजर की बात करो। फिर आप कहते हो कि भैया कोर्ट जाने की बोल रहे हैं, कोर्ट जाने उनका भी तो सवाल है। उनका कहना है कि साम दाम दंड भेद अपना रही है बीजेपी, बस चुनाव जीतना है और किसी तरह से। मुझे बोलने दीजिए। जी बिल्कुल, आपके पास आती हूँ अनुराग जी, आपके पास आती हूँ। अगर मैं प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हूँ तो मेरा भी बोलने का अधिकार बनता है। मेरा भी बोलने का अधिकार। 1 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड बोलिए अनुराग जी, आप भी 10 सेकंड। ठीक है, पहले तो ये बता दीजिए, पहले तो बता दीजिए जो बोल रहे थे वो कौन है, मैं उनके बारे में जान तो जाऊं। किस पार्टी से हैं, प्रवक्ता किस पार्टी के हैं जो बोल रहे थे, तो मैं पता चल जाए। टीवी है नहीं मेरे सामने। सूर्या मैथिल जी, सूर्या मैथिल जी हमारे साथ है, जिन्होंने ये बातें रखी है। राजनीतिक विश्लेषक है। किस पार्टी से? राजनीतिक विश्लेषक है, किसी पार्टी से नहीं। अनुराग जी फिर यहाँ पर मैं सवाल करूंगी आपसे। सुन तो लीजिए, सुनते आप मुझे 2 सेकंड दीजिए ना, 2 सेकंड। अरे आप फिर सर्टिफिकेट देंगे। राजनीतिक विश्लेषण आप बता रहे हो ना, सुन तो लीजिए 2 मिनट। अनुराग जी अपने बैग में से निकालेंगे सर्टिफिकेट और बांटना शुरू कर देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता है भैया, तो बीजेपी की तरफ से आए हैं तो पहले बता दे कि हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी बहस भी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि प्रवक्ता बन जाए कहीं। ये चापलूस है। अनुराग जी बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, बार बार रिक्वेस्ट होती है मेरी कि किसी पर पर्सनल अटैक ना करें, किसी पर पर्सनल अटैक ना करें। प्रोग्राम डीरेल नहीं करना है, प्रोग्राम डीरेल नहीं करना है, प्रोग्राम डीरेल नहीं करना है। अनुराग जी सूर्या मैथिल दोनों की आवाज नीचे कीजिए। अनुराग जी सूर्या मैथिल दोनों की आवाज नीचे कीजिए। अनुराग जी मैं आपको वक्त जाया करने नहीं दूंगी, ठीक है? इस तरह से व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाइए। आप सवालों का जवाब दे सकते हैं, व्यक्तिगत आरोप लगाने के लिए यह मंच नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता है। राकेश जी, एक तरफ बीजेपी दावे कर रही है कि एक बार फिर कमल खिलेगा, खतौली में तो खिलेगा ही खिलेगा, रामपुर विधानसभा सीट और मैनपुरी लोकसभा सीट भी बीजेपी के खाते में होगी, वो दावे हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछ दिया विधानसभा से, विधानसभा अध्यक्ष से कि क्या वो मुस्तैदी, वो तत्परता विक्रम सैनी के केस में दिखाई गई जो आजम खान की सदस्यता रद्द करने के लिए दिखाई गई थी, और साथ ही चुनाव आयोग के सामने भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने रख दिया। ऐसे में बीजेपी के सामने गंभीर सवाल है कि क्या पर्सनल लड़ाई लड़ी जा रही है यहां पर? राकेश जी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है आवाज। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सवाल यह है कि क्या बीजेपी पर्सनल लड़ाई लड़ रही है? चुनाव जीतने की ऐसी आदत हो गई है कि किसी भी तरीके से सीट हथियाना है। विधानसभा अध्यक्ष से भी सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और साथ ही आज इलेक्शन कमीशन से भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया कि इतनी तत्परता क्यों इस सीट पर इलेक्शन कराने को लेकर। रामपुर के संदर्भ में मैं कह रही हूं, एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है।
नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। रामपुर के संदर्भ में कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट के फैसले के आधार पर प्रशासनिक तौर पर इस सीट को रिक्त करने का फैसला हुआ था। इसमें कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं है। कोर्ट के फैसले को अगर कोई राजनीतिक मंतव्य से देख रहा है तो वो देश की न्यायपालिका में और भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखता, ऐसा है। मैं मानता हूं कि आजम खान ने जो कुछ भी किया है उसका ही फल उनको भोगना पड़ रहा है। इससे पहले उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की भी सदस्यता गई थी, वो भी कोर्ट के आदेश से गई थी और इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बिल्कुल ठीक माना कि हाँ, अब्दुल्ला आजम की सदस्यता बिल्कुल ठीक गई थी और ऐसे ही ये इस मामले में भी ये सुप्रीम कोर्ट तक या कहीं तक भी जाए, जो भी न्याय है वो होकर के रहेगा। लेकिन एक सवाल उठाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने, राकेश जी, एक सवाल उठ रहा है, देश की सर्वोच्च अदालत ने यह सवाल रखा है कि आजम खान की सदस्यता रद्द करने में जो तत्परता आपने दिखाई है, क्या विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द करने में वही जल्दबाजी दिखाई गई थी? ये सवाल सर्वोच्च अदालत ने उठाया है। राकेश जी, इसका जवाब दीजिए। विक्रम सैनी पे जवाब दीजिए। सर्वोच्च अदालत का सवाल उठाना बिल्कुल उनका अधिकार है। नहीं, आप बिल्कुल कतई बिल्कुल परेशान में, एकदम परेशान मत होइए अनुराग भदौरिया। आपके सवाल उठाने, अनुराग जी जवाब देने दीजिए, मैंने वही सवाल रखा था। एपेक्स कोर्ट ने, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने जो सवाल उठाया है, ये तरीका इनका है, ये अनुराग भदौरिया जी का तरीका है। ये जानबूझ कर जवाब नहीं देना चाहते हैं, ये प्रयास करते हैं कि कैसे बात को इंटरप्ट किया जाए, कैसे जवाब ना दिया जाए। अनुराग जी की आवाज नीचे, अनुराग जी जवाब तो ले लीजिए। इस पर भ्रम फैला रहे, आप अपने सवाल का जवाब लीजिए। ठीक है राकेश जी, अपना जवाब दीजिए। राकेश जी जवाब दीजिए। स्पष्ट, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, देखिए, जब से जनप्रतिनिधित्व कानून लागू हुआ है, जब से यह तय हुआ है कि किसी भी ऐसे विधानसभा के या संसद के सदस्य की अगर 2 वर्ष से अधिक की उसको सजा होती है तो निश्चित तौर पर उसकी सदस्यता चली जाएगी। तब से इस कानून का अनुपालन करते हुए सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की सदस्यता चली गई। भारतीय जनता पार्टी इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। अरे भाई, जिसने अपराध किया है वो चाहे हमारा हो चाहे तुम्हारा हो, ये हमारा तुम्हारे का खेल जो आपके समय में होता था ना कि अपने वाले को बचा लेना है, यहाँ कोई अपना और पराया नहीं है, किसी को बचाने का सवाल नहीं है। अगर कानून ने सजा दी है तो निश्चित तौर पर कानून का पालन होगा। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जो अपेक्षा की जाती है, जिनकी सदस्यता रद्द करने की, निश्चित तौर पर उनकी सदस्यता रद्द होगी। और आजम खान, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आजम खान के किए गए पाप का उनको प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। जितना उन्होंने अत्याचार किया है, अनाचार किया है, पापाचार किया है, निश्चित तौर पर। ठीक है, इस तरह से अनुराग जी ये तरीका ठीक नहीं है। गरीबों की, विधवाओं की, अनुराग जी ये तरीका ठीक नहीं है। सवाल वही रखा गया था। कब्जा करने का काम किया है, किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, ये समाजवादी पार्टी के मूलतः संस्कार है। ठीक है, उम्मीद है कि आपने जवाब सुन लिया होगा। लोकतंत्र को खारिज कर दो, निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा दो। ठीक है, अभी फैसला कल आ जाएगा, सेशन कोर्ट से फैसला कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। अनुराग जी, सेशन कोर्ट से फैसला आ जाएगा कल। चौधरी पर भी आरोप लगाएंगे अनुराग, ठीक है। राकेश जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, हमें और भी मेहमान को लेना है बहस के अंदर, और भी मेहमानों से सवाल जवाब होने हैं। अनुराग जी, जब क्वेश्चन करते हैं तो आंसर लेने का भी वक्त देना चाहिए। आप चिल्लाए ही जा रहे हैं ना, जवाब तो सुन ही नहीं रहे हैं। अनुराग जी, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। सवाल रखा आपने, रखा सवाल मैंने भी रखा, आप जवाब नहीं लेते हैं। मेरा अनुरोध, ठीक है, अब मैं अगले मेहमान के पास जाऊंगी। अगले मेहमान के पास जाऊंगी। सुरेंद्र शर्मा, नेता आरएलडी भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, सभी मेहमान हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ इस मंच पर जितने मेहमान बैठे हैं सभी महत्वपूर्ण है, सबसे बात होनी है। अनुराग जी, ये बस अनुराग भदौरिया का ठीक नहीं है। ठीक है, मेरा बहुत अनुग्रह है ठीक है, कि ठीक है। गेस्ट को बुलाते हैं तो कम से कम उसको सवाल का जवाब देने का अवसर मिले। अनुराग भदौरिया जानबूझ कर पब्लिक देख रही है, पब्लिक देख रही है, पब्लिक देख रही है। आप इतनी तत्परता क्यों दिखाते हो? इस बात का तो ख्याल रखिए, पब्लिक आप सभी को ही देख रही है। सुरेंद्र शर्मा जी, क्या तैयारी है आपको? खतौली को लेकर क्या तैयारी है? और अनुराग भदौरिया पूरी डिबेट को जानबूझ करके सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आवाज नीचे कीजिए। सुरेंद्र जी से सवाल, सुरेंद्र जी से सवाल। खतौली विधानसभा सीट को हम जीत जाएंगे। ठीक है, 2017 फिर 2022 बीजेपी ने जीता, क्या अपनी सीट को वापस ले पाएंगे? खतौली, जी बिल्कुल हम लेने जा रहे हैं, अपनी सीट को वापस लेने जा रहे हैं। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं, अभी तक कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो सोल्व हो गया हो। जो उस समय के मुद्दे थे, जिस समय चुनाव हो रहा था, आज मुद्दे वही बराबर है। ये किसान बेल्ट है, यहाँ किसानों की ही चलती है किसान बेल्ट है। आज भी गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है।
आज भी किसान परेशान हैं उनको पैसे ना मिलने की वजह से। देखिए ना एमएसपी का कोई इनका हुआ है, समर्थन मूल्य को इन्होंने नहीं दिया है। विद्युत की समस्या आज बनी हुई है। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने कहा था कि हम किसानों की बिजली माफ करेंगे। माफ करना तो बात छोड़ दीजिए मेनका जी, आप मीटर लगा रहे हैं, आप उनको परेशान नहीं कर रहे हैं। फसलों का कोई समर्थन मूल्य आपने नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा था बनारस की सभा में कि हम आवारा पशुओं से रोकथाम करेंगे किसानों की फसलों के लिए। बताइए कहां रुका है मामला। मैं तो मेरा कहना सीधा सा है कि यह सरकार किसान विरोधी है और आज महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। जिस धरती से मैं आता हूं, जिस धरती पे चुनाव होने जा रहा है, आप समझ लीजिए वो गंगा जमुना का दोआब है, वहां की संस्कृति है। ठीक है, जय जवान जय तो किसान। आप कह रहे हैं कि मुद्दों पर इस बार खतौली जीतेंगे आप। कुछ नहीं होने जा रहा। ठीक है, इसका जवाब भी राकेश जी से ले लूं। राकेश जी, जो वायदे किए थे पहली सरकार के दौरान और फिर दूसरी सरकार के दौरान भी, उन वायदों को आपने पूरा नहीं किया। किसानों को लेकर, गन्ना किसानों को लेकर खतौली विधानसभा, जहां 2017 फिर 2022 में कमल खिला था, इस बार पूरी तरह से जयंत चौधरी तैयारी में है कि वो ले लेंगे वो सीट। देखिए सपा बसपा के कार्यकाल दोनों मिलाकर के जितना गन्ना मूल्य भुगतान इन्होंने नहीं किया था, उससे 1.5 गुना ज्यादा गन्ना मूल्य भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अकेले पिछले 5 वर्षों में किया है। इसलिए जो लोग ये दावा करते हैं किसानों को बरगलाने का प्रयास करते हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा उत्तर प्रदेश की जनता ने और विशेषकर किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में जिता करके दिखाया था। लखीमपुर में इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया कि किसान लखीमपुर के बहुत नाराज हैं, लेकिन लखीमपुर में जब 2022 के चुनाव हुए तो 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में, और अभी जो हालिया उपचुनाव हुआ है गोला गोकरणनाथ का, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। इसलिए किसानों को लेकर के फेक नैरेटिव फैलाना बंद करें। किसानों के संदर्भ में अगर पहली कैबिनेट की बैठक में योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पहले कार्यकाल में उनका कर्ज माफ करने का फैसला किया था, तो निश्चित तौर पर यह पूरी देश भर को आश्चर्य में डालने वाला था। ठीक है, राकेश जी, आपका जवाब आ गया। सहायता लिए उत्तर प्रदेश ने अपने संसाधनों पर 100% किसानों का कर्ज जो था, जो हमने फसली ऋण माफ करने की बात कही थी, मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, आपका जवाब आ गया। ठीक है, मैं लौटूंगी सबको मौका। सुधा मिश्रा जी के पास जाना भी जरूरी है। ठीक है, मुझे पता है सबको बोलना है, सबको अपनी बातें रखनी है, इस पर मैं जवाब भी लूंगी। सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो इस बार कांग्रेस उपचुनाव में नहीं है कहीं पर भी, लेकिन सवाल आपसे बहुत जरूरी है। सुधा जी, आपके प्रवक्ता ने कहा, आज एक बयान आया कांग्रेस के कार्यकर्ता की ओर से, नेता की ओर से, कि हमारे पास वक्त नहीं कि उपचुनाव हम लड़े। अगर आपके पास वक्त नहीं कि उपचुनाव लड़े, तो जब आप चुनाव में उतरेंगे तो क्या वोटर्स के पास वक्त होगा या उसके पास वोट होगा कि वो आपको देंगे? एक एक सीट जब मायने रखती है तो वहां इस तरह का बयान, ना लड़ना वो फैसला है, फिर इस तरह का बयान कि हमारे पास वक्त नहीं है वोटर्स के लिए, क्या सही है? यूपी में कांग्रेस वैसे ही हाशिए पर है। जी मेनका जी नमस्कार जी। हम जब किसी बात को कह रहे होते हैं और शब्दों के मायने, हर अर्थ जो उसके होते हैं वो उसके परिस्थिति विशेष पे होते हैं। यहाँ पे जब कहा गया, जब हमारे खाबरी जी ने कहा कि वक्त नहीं है उपचुनाव के लिए, उसके मायने ये कतई नहीं कि चुनाव के वक्त नहीं है। उसका मायने ये है कि अपने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसानों की बदहाली है, जो बेरोजगारी है, जिस तरह से सरकार ने अपने हिसाब से, तुलसी बाबा ने एक लाइन लिखी रामचरितमानस में, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना। तो इस तरह से जो उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा इन लोगों ने कर दी है, और बातों में शब्दों के ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस सत्संग चल रहा है, लेकिन सत्संग के बाद दिखता क्या है? बस बचे हुए दिए और उनको तेल बटोरते हुए लोग। सुधा जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, नहीं मुझे एक बात बताइए, ठीक है आपने जो बातें रखी समझ में आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सही दिशा में आगे बढ़ रही है, ये फैसला तो जनता ही करेगी ना कि आपकी बातों से वो संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ये फैसला जनता चुनाव के दौरान नतीजों में ही दर्शाती है, वोटों के जरिए ही दर्शाती है। तो जब आप परीक्षा ही नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं है? मेनका जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हुए मैं आपकी बातों में कुछ और जोड़ना चाहती हूँ। आपने कहा कि एग्जाम नहीं देंगे, काश कि एग्जाम देने के लिए पेपर आप बना दो, एग्जामिनर भी आपके हों और सब कुछ आपके फैसले और आपको ही टेस्ट करना हो, आपके हिसाब से होना हो। सुप्रीम मतलब आपको इलेक्शन कमीशन पर कोई भरोसा नहीं, आपको भी भरोसा नहीं? नहीं मेनका जी मैं आती हूँ, सुप्रीम कोर्ट को बार बार हर बात पे टोकना पड़ रहा हो जिस सरकार को, हर किसी मसले पे, चाहे वो बात हो आपके गुजरात की, गुजरात में चीजों को आके सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। लखीमपुर में कुछ फिर तो कांग्रेस को गुजरात और हिमाचल में भी नहीं लड़ना चाहिए, वहां क्यों लड़ रहे हैं? सिर्फ सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे, 1-2 सीट पर नहीं लड़ेंगे।
हम जनता के साथ नहीं, चुनाव न लड़ने की वजह ये नहीं कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम जनता की इस समय जो मसले हैं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में डेंगू के मरीजों को जो मौसमी के जूस चढ़ाए जा रहे हैं, जनता के साथ खड़े होने का मौसमी के टाइम है। जूस नहीं थे, यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, वो मौसमी का जूस नहीं था, वो खबर आई थी जरूर, लेकिन बाद में जांच हुई, रिपोर्ट में क्लियर हो गया कि वो नहीं था। मेनका जी सूर्या के पास आती हूँ, सूर्या जी के पास आती हूँ। देखिए मेनका जी, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, रामचरितमानस की एक लाइन बोली, तो मैं अपनी बहन से बोलना चाहता हूं कि क्या कारण है कि कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी चैनलों पे आकर रामायण जी की चौपाई करते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, और साथ ही इनके नेता चाहे वो कर्नाटक के अध्यक्ष हों, वो हिंदू को गाली देते हैं, हिंदू शब्द गंदा है, चाहे इनके नेता हिंदुत्व को बोको हराम और आईएसआईएस से जोड़ते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ठीक है, यहाँ से लौट की बात करते हैं, दूसरी मुद्दे पर रहते हैं, सूर्या जी मुद्दे पर रहते हैं, सूर्या जी मुद्दे पर रहते हैं। बात उपचुनाव की हो रही है, उपचुनाव के दौरान अलग अलग पार्टियों की सोच, रणनीति की चर्चा हो रही है और स्थिति की। जिस प्रकार से इनके नेता यहाँ से आलू डालूंगा और वहां से सोना निकालूंगा। सूर्या जी ठीक है, सूर्या जी ठीक है, डिरेल नहीं, मुद्दे से हटना नहीं। अनुराग भदौरिया आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त राकेश त्रिपाठी के बयान पर। देखिए मैंने आपसे एक बात बोली कि देखिए बीजेपी कितनी कहते हैं ना, शर्म नाम की कोई चीज बची नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो, जब आपको पता है कि 27 तारीख को सजा सुनाई जाती है, 28 तारीख को आप सजा रद्द कर देते हो, और विक्रम सैनी की यहाँ 11 अक्टूबर को सजा सुनाई गई है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसा क्यों? ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लताड़ा है। इसके पहले जब आदरणीय आजम खान आपकी पूरी जीत इसी में है क्या? तब भी उन्होंने टोका। अनुराग जी आपकी पूरी जीत इसी में है, सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी पर ही पूरी जीत है आपकी। पूरी बात, अरे तो मैं इसलिए चूंकि हम लोग यही बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में अपने प्रशासन का मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, यही तो बात हम कह रहे हैं। तो आप कल साबित कर देंगे ना, लड़ाई है, कल की रिपोर्ट तैयार है, कल साबित हो जाएगा ये। अनुराग जी दुरुपयोग तब था जब आपके अखिलेश भैया मुख्यमंत्री थे और आप लोगों की सरकार में आतंकवादियों के जो खिलाफ केसेस थे, आतंकवादियों के दंगे के, बम विस्फोट के, वो आप लोग वापस ले रहे थे, तब हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगा रही थी, और उसके बाद आप लोगों को रोका था कि भैया ये केस वापस नहीं जाएंगे, वो था लताड़। यहाँ पर कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है ना कि आखिर क्या विषय है, तो उसका भी जवाब मिल जाएगा, लेकिन आप तो आतंकवादियों के केस वापस लेते हो और आपको लताड़ लगा के हाईकोर्ट कहता है कि ये केस वापस नहीं होंगे। अनुराग जी, सूर्य मैथिल जी, आप दोनों ही शांत हो जाइए, आप दोनों ही शांत हो जाइए। अनुराग जी आपसे बार बार रिक्वेस्ट होती है कि आप डिबेट की मर्यादा को बरकरार तो रखिए। कुछ नहीं मिलेगा सूर्य जी, मैं बोल रही हूँ, सूर्य जी मैं बोल रही हूँ, आपको नकार चुकी है जनता। पेड वर्कर के बीच में नहीं बोला। अनुराग जी आप ऐसे वक्त ना खराब किया करें, वक्त ना खराब किया करें। कौन पेड वर्कर है नहीं है, पब्लिक देख रही है ना, आप सवालों का जवाब दे दीजिए अगर आपके पास जवाब है तो। ठीक है, आखिर में एक और सवाल शशांक जी से, आखिरी सवाल है मेरा, टेक्निकल सवाल है। शशांक जी, क्या यह मुमकिन है कि सेशन कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुनाए जिससे आजम खां की सदस्यता बरकरार रहे, क्योंकि सदस्यता तो 3 साल की सजा की वजह से ही गई है, तो क्या ऐसी कोई उम्मीद आपको दिख रही है? मेनका जी, इस बात में कुछ बातें बड़ी जो इस डिबेट में हो रही थी जो कि बार बार गलत थी। विधानसभा के बारे में कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, कोई लताड़ नहीं लगी है। मैंने ऑर्डर की कॉपी मेरे साथ है, मैं ऑर्डर की कॉपी आप पढ़ना चाहें, जो भी अनुराग जी पढ़ना चाहें। एक दिन पहले राज्य सरकार से सवाल किया गया, किसी भी रूप से साफ रूप से पिटीशन डिसमिस हुई है। तीनों एक दिन पहले नहीं, राज्य सरकार में ऑर्डर की कॉपी के अंदर आप बात करें तो ये सब बातें ओरल कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स कभी कोर्ट में नहीं आते हैं। कभी जो ऑर्डर की कॉपी होती है हमेशा कोर्ट ऑर्डर की कॉपी के ऊपर चलता है, बात विवाद के ऊपर नहीं चलता है। तीसरी बात, इनको सजाएं तीन धाराओं में, 153 3A में, 505 AB में और 125 में 3 साल की 3 जगह मिली है और 2 हजार रुपए का टोटल 6000 रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लगा, जिसको कल ये सुनेंगे और सुनने के बाद निर्णय आएगा। लताड़ लगाना, शब्द देना माननीय सुप्रीम कोर्ट का हमेशा सम्मान करना चाहिए और कल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजमेंट है वो मुझे लगता है जजमेंट को जब आर्ग्यूमेंट हो जाए उसके बाद हमें कोई भी टिप्पणी करनी चाहिए। प्री स्टेज में टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो हमें कल तक का इंतजार करना होगा रामपुर विधानसभा सीट को लेकर, और ये भी देखना होगा कि अगर रामपुर विधानसभा सीट को लेकर कोई अलग फैसला आता है तो क्या खतौली पर भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि आजम खां की सदस्यता
सदस्यता गई है हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा मिलने पर, तो वहीं खतौली से विक्रम सैनी की सदस्यता गई है 2 साल की सजा मिलने पर। तो क्या उस पर भी कोई इसका असर होगा? ये तो तमाम देखने वाली बातें हैं, लेकिन तीनों उपचुनाव को लेकर मामला बहुत रोचक और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहां साख का सवाल है और किसकी क्या रणनीति है, कितनी तैयारी है, जनता के मन में क्या है, कई सवाल हैं जो जवाब आएंगे नतीजों के साथ ही। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए।